Hello everyone. Today we start our lesson about light. जैसे अभी तक हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा, द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ द करंट के बारे में पढ़ा। तो अब हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी अब की यूनिट है वो लाइट है, ठीक है। उसके अंदर जो हम मटेरियल पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। उसके बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और जितने भी फेनोमेना लाइट से रिलेटेड हैं वे सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात है कि लाइट क्या है। तो लाइट क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी ए और हेल्प इन विज़न। बेसिकली लाइट एक तरह की एनर्जी है जो आपको सेंसेशन देगा किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें लाइट कहीं से मिलके बना हुआ है, कैसे सेंसेशन मिलता है, तो ये एक अलग बहस का विषय है। क्योंकि अगर आप जाओगे लाइट के बारे में जानना, तो लाइट हैव द डुअल नेचर। लाइट हैव द करेक्टर ऑफ वेव एंड करेक्टर ऑफ पार्टिकल। तो लाइट के पास दोनों करेक्टर हैं, उसके पास पार्टिकल करेक्टर भी हैं और उसके पास वेव करेक्टर भी हैं। पर किस टाइम में हमें किस करेक्टर की ज़रूरत है, किस टाइम में हम किस करेक्टर को देखना चाह रहे हैं। यदि हम वेव को देख रहे होंगे तो हमें उसका जो पार्टिकल नेचर है वो नहीं दिखाई देगा। अगर हम पार्टिकल नेचर के बारे में देखेंगे तो हमें जो उसका वेव नेचर है वो नहीं दिखाएगा। इसका पीछे जो रूल है, इसके पीछे जो रूल काम करता है वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपको उसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेनली अगर आप बात करें आपके सिलेबस की, तो इसके अंदर बेसिकली हम लाइट के चाहे वेव करेक्टर को लेकर चलें, चाहे पार्टिकल करेक्टर को लेकर, जितने फेनोमेना आपको पढ़ने हैं वे दोनों चीज़ से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो फिर भी हम आपके टाइम में आपके लिए आपके यहाँ जो बात करेंगे वो बेसिकली लाइट के वेव नेचर की बात करेंगे। और जब लाइट को वेव माना जाए तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कोई पूछ सकता है व्हाई द लाइट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसको जो करेक्टरिस्टिक्स हैं लाइट के वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हैं। इसी बेस पे हम इसको बोल भी दें। दूसरा कारण एक और है कि जो हमारे पास लाइट सोर्स है, बेसिकली अगर हम बात करें सन की या बल्ब की, किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि ऑक्सीलेशन हो गए। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे थर्मली जब उनको गर्म किया जा रहा, उनको हीट दी जा रही, तो एक्साइटेशन हो जावे। और कोई भी जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए तो वो क्या हुआ, एक अपर क्लास में जाए फिर वापस आ। तो इस तरह ना लगातार इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट करते रहे, कोई जा रहा कोई आ रहा। तो जब भी आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली अगर आप देखेंगे एटम्स के बारे में, तो एटम भी ऑक्सीलेट कर रहे होंगे। तो जब भी कोई चार्ज ऑक्सीलेट होगा तो वो अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और जितनी भी वेव हो दे हैव एन एनर्जी। तो बेसिकली हम उसको एनर्जी की टर्म्स में ही डिफाइन करेंगे। द लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच गिव द सेंसेशन टू आवर आई टू सी द ऑब्जेक्ट्स। वो हमारे आँख को वो सेंसेशन देगा, वो एबिलिटी देगा जिससे कि आप उसको देख सकें। अगर आप इसमें भी थोड़ा अंदर जाना चाहें तो हमारी आँख के अंदर होते हैं क्या, वो आगे हम आई में पढ़ेंगे, आई के बारे में जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। फिर भी एक लाइट से उसके बारे में बता रहे हैं कि आँख के अंदर 2 टाइप के सेल्स हुए, कॉन सेल्स और सिलेंड्रिकल सेल्स, ठीक है। तो जो सिलेंड्रिकल सेल्स हैं उसी के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएँ, यानी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो सिलेंड्रिकल सेल्स हैं। और वो एनेबल हुए ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रिक पार्ट है वो उसको सेंसेशन दे, उसी के कारण हम चीज़ों को देख पाएँ। और कलर के लिए हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को रेस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। तो लाइट एक एनर्जी है और वो किस तरह आपको ऑब्जेक्ट के कलर्स दिखा रही है या उसकी शेप या उसकी इंटेंसिटी दिखा रही, तो आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लाइट की वो क्या है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। इस चीज़ को आप कभी भी देख सकते हैं कि लाइट कैसे चलता है,
light always travel in a straight line. If light is not travel in a straight line, then अगर ऐसा होता कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा होता तो क्या होता? क्या हम छाता लगा के गर्मी से बच पाते या जो सनलाइट आ रही उससे बच पाते? क्या हम घर के अंदर सुरक्षित रह पाते? क्या ऐसा होता? क्या ऐसा पॉसिबल था? अगर लाइट स्ट्रेट पाथ पे नहीं चलती तो हम कहीं भी चले जाते, हम नहीं बच पाते लाइट से। हर जगह लाइट आ जाती, लाइट के साथ तो हीटिंग इफेक्ट भी आता, तो हमें हर जगह गर्मी भी लग रही होती और कभी भी किसी कमरे के अंदर अंधेरा करना पॉसिबल ना हो पाता। आप फिर भी बोल सकते हैं कि कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ही चले तो क्यों हमारे कमरों के अंदर लाइट आ पावे? तो दिस इज़ द डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइट विच इज़ स्कैटर्ड बाय द इरेगुलर सरफेस। जितने भी सरफेस हैं वे सब स्मूथ थोड़े ही हैं, सब हमारे सराउंडिंग की सरफेस इरेगुलर हैं। तो लाइट जैसे उस पर गिरेगी तो वो रैंडम रिफ्लेक्शन करेगी, ठीक है, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। तो स्कैटर्ड होके जो लाइट कमरों के अंदर चली जाएगी वो हर बार क्या होगी, हर स्कैटर से दूसरे मतलब एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चलेगी, ठीक है। तो लाइट तो स्ट्रेट पाथ पे ही चलती है, इसी के कारण हम छाता लगा के अपने आप को बचा पाएँ, ठीक है। सेकंड क्या है कि लाइट ट्रेवल वेरी फास्ट। कितना वेरी फास्ट? आपने पढ़ा होगा कितना वेरी फास्ट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे लिखा कर दिया। तो लाइट की जो स्पीड है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा है और इससे ज़्यादा स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल नहीं कर सकता, ऐसा मानना जाए। अभी तक ऐसा माना जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता। हाँ, आप अगर कोई भी बच्चा अगर कोई भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को प्रूफ कर पाया नहीं ये बात गलत है, तो वो क्योंकि फिजिक्स के रूल तोड़ने के लिए हैं, अगर कोई उनको तोड़ देगा तो उसको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा मिल पाएगा, अभी बहुत सारी रिसर्च हो रही है जिनमें ये कहा गया है कि हाँ हम लाइट से तेज़ चल पाए, पर अभी भी काम चल रहा है। अभी भी आप उसको नहीं मान सकते जब तक वो बिल्कुल आपके सामने ना रख दी जाए बात, ठीक है। तो इसका कारण क्या हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ नहीं चल सकता। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है आइंस्टीन की थ्योरी, रिलेटिविटी थ्योरी। उन्होंने इसमें क्या बोला था कि जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा कंपेरेबल स्पीड ऑफ लाइट की, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड। तो उन्होंने बोला था जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा जो उसका मास है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और मास इंक्रीज होगा, उसके लिए उन्होंने जो फॉर्मूला बताया था, तो उन्होंने बोला था क्या कि जो डायनामिक मास होगा या काइनेटिक मास या किस तरह भी बोल देंगे इसको, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, रेस्ट मास। ये कैसा है, जो रेस्ट में था उसका मास अपॉन 1 - v² अपॉन c², ये फार्मूला है। अब अगर आप देखो, इफ़ द v इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ v इज़ वेरी स्मॉल देन v² इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल। यदि आपके पास कोई 0.1 वैल्यू है और आप उसको स्क्वायर कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा। अब वो बहुत से बच्चे बोलेंगे 0.1 क्यों बोला, वो भी बताएंगे। अगर v बहुत छोटा है कंपैरिजन ऑफ c, इफ़ v इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन c, यदि मैं लिख दूँ कि v इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन c, तो क्या होगा, अगर v बहुत छोटा है c से तो क्या होगा, जो v² है वो तो बहुत 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 छोटा होगा किससे, c² से। अगर ऐसा होगा तो v² अपॉन c² बहुत 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 छोटा होगा 1 से। ऐसा होगा, जो बहुत छोटा होगा 1 से, तो क्या होगा, बहुत छोटी वैल्यू 1 में से घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 में से 1 से बहुत छोटी संख्या घटा दें तो लगभग 1 ही बचेगा और 1 का रूट 1 ही रहेगा। तो m रेस्ट मास इज इक्वल टू डायनामिक मास इफ़ पार्टिकल इज ट्रेवल विद वेरी स्मॉल वेलोसिटी। जैसे कि आपने कह दिया 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पर घंटा या 5000 किलोमीटर पर आवर, इस तरह हो, ठीक है। जब तक वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड तक ना पहुंच जावे, ठीक है, या 2 लाख तक ना पहुंच जावे, तो जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब वो कंपेरेबल होना स्टार्ट होगा तो उसका मास इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। इफ़ द वेलोसिटी v becomes equal to the velocity of c or velocity of light, then the mass of object m is equal to कितना होगा, m नॉट अपॉन 1 माइनस v इज इक्वल टू c, यानी v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी आप लिखेंगे v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का अंडरूट। तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कितना होगा भाई, v बाई c इज इक्वल टू 1, तो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि मैं इसका पूरे का स्क्वायर करूँगा तो वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के। तो 1 माइनस 1, द इक्वेशन बिकम्स m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस 1 का अंडरूट। दिस इज बेसिकली, तो आप जीरो बोल दोगे, और जीरो का अंडरूट क्या हो, ये डिफाइंड नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है मैथमेटिकल। पर फिजिक्स में मैथमेटिकल वाली बात पूरी नहीं कही जाती, हम इसको लगभग जीरो मान लें, जीरो मान लें तो देन मास बिकम इन्फिनिटी। हम ऐसा मान लें, इफ़ इट ट्रेवल्स टू जीरो, इट टेंस टू जीरो, देन m टेंस टू इन्फिनिटी, कि जैसे जैसे जीरो की तरफ बढ़ेगा तो ये किसकी तरफ बढ़ेगा, इन्फिनिटी की तरफ। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मास इन्फिनिटी हो जाएगा तो उसका इनर्शिया भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उसको तो मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसलिए बोला जाए कि सबसे फास्ट कौन चले, लाइट। अब इसने क्या बोला कि लाइट रन मच फास्टर देन साउंड। इस चीज़ को आप कभी भी अपनी लाइफ में देख सकते हैं। आपने आतिशबाजियाँ तो बहुत की हैं, जैसे कि दिवाली पे या ईद पे, शब बारात पे, ठीक है। इस तरह आपने बहुत सारी आतिशबाजी की होंगी, तो उसी आतिशबाजी में आपने एक चीज़ देखा होगा कि दूर से कोई लाइट दिखाई देवे। रॉकेट फटा तो उसकी एक लाइट दिखाई दी, उस लाइट के दिखाई देने के कुछ समय बाद आपको साउंड सुनाई दे। यदि आप उससे थोड़ा दूर हैं, तो पास है तो दोनों चीज़ लगभग साथ सुनाई देंगी, पर यदि वो थोड़ा दूर है, आपसे दूसरे गांव में कोई बम फटा, इस तरह का पटाखा छूटा, तो उसकी लाइट पहले दिखाई देगी, आवाज़ बाद में आएगी। और आपके इलाके में तो भाई थंडर भी बहुत आता है, यहाँ पे झारखंड के एरिया में थंडर तो बहुत ज़्यादा है। आपने इस चीज़ में भी बिल्कुल उसको नोट किया होगा कि जब थंडरिंग होगी तो पहले लाइट दिखाई देगी, उसके बाद बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आएंगी, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि साउंड की स्पीड जो है वो बहुत कम है। अगर हम एयर में बात करें तो वो ये 320-340 किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसकी कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो कंपेरेबल ही नहीं है कहीं लो भी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मच फास्टर है किससे, साउंड से। अब बात आई कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई क्यों देता है, कोई भी कलर दिखाई क्यों देता है। अब बात तो यही करेंगे कि कोई भी, ये क्या है, लाइट की प्रॉपर्टी है भाई, कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट के कारण ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएँ। पर क्यों देख पाए लाइट के कारण किसी ऑब्जेक्ट को, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हमारी आँख के अंदर सेंसेशन है सिर्फ लाइट के लिए। और ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा, जब बाहर से आने वाली लाइट। देखो, अगर आपके घर में एक बोतल रखी हुई है, उसके पास अपनी लाइट थोड़ी ही है जो दिखाई देगा, वो सोर्स ऑफ लाइट थोड़ी ही है, तो वो किसी और ऑब्जेक्ट की लाइट के अंदर दिखाई देगा नहीं, या किसी सोर्स की लाइट के अंदर दिखाई देगा। तो जो भी बल्ब की या सन की जो लाइट आ रही है, उसके कारण आपको बोतल दिखाई दी, क्यों, उसके दिखने का क्या कारण है कि उस पर लाइट लगा, लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँख पे आया। जैसे ही रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँख पे आया तो आपको वो बॉडी दिखाई देना शुरू होगी। तो क्या कह सकते हैं, वी सी थिंग्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आइज़। यदि किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंख में नहीं पहुंच पा रही है, तो हमें दिखाई थोड़ी देगी, तो हमारे लिए तो वो क्या हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी। तो यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को इनविजिबल बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें कि वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली लाइट को आप क्या कर देंगे, रोक देंगे। कैसे, अरे उस कमरे में रखा सामान हमें इस कमरे में थोड़ी दिखाई दे रहा, काहे नहीं दिखाई दे रहा भाई, क्योंकि जो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा आ रही थी वो दीवार को पार करके इस तरफ नहीं आ पाई, ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दिया। आपने दीवार कांच की बना दी, जैसे आपने दीवार कांच की बनाई तो उधर से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट इस तरफ आ गई, तो हमें उधर का रखा हुआ सामान दिखाई देने लगा। ऐसा ही है ना। तो अगर आप चाह रहे कि, जैसे आपने वो देखी होगी ना, सब मूवी बड़ी देखे हैं बच्चे, तो आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी है वो,
एक्स मैन इसमें नहीं, इसकी आयरन मैन वाली है, जिसमें देखा नहीं उनका वो पूरा का पूरा शिप जो है वो आकाश में गायब हो जावे। तो किस लिए गायब हो जाए, उसमें उस फेनोमेना को दिखाया भी गया कि अगर उस शिप पे बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे, और वे कैमरे किसके पीछे हाइड थे, एक ट्रांसपेरेंट एक वो लगा हुआ था स्क्रीन, और उस स्क्रीन पे क्या दिखाई देने लगा, सामने वाला सामान दिखाई देना, यानी जैसे कि इधर के कैमरा है तो उसके पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो सामने दिखाई देने लगा। तो पूरे के पूरे में यदि इस तरह आप क्या कर दें कि या तो लाइट के रिफ्लेक्ट होने के बाद आना बंद कर दें, या ऐसा महसूस हुए कि जो पीछे की चीज़ है वो डायरेक्ट दिखाई देने से बीच की चीज़ गायब हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह के काम कर सकते हैं आप। तो जब तक लाइट रिफ्लेक्ट होकर आँख में नहीं आएगी तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, जब रिफ्लेक्ट होगी तो कुछ दिखेगा ही देगा, ठीक है। अब इसका एक और बहुत बड़ा चीज़ है क्या, कि आपको शैडो क्यों दिखाई दी भाई, शैडो को दिखाई देने का कारण क्या है। तो बेसिकली शैडो दिखाई देने का कारण क्या है कि लाइट आई, तो अगर हम बात करें शैडो की, तो कहीं भी जो शैडो यानी छाया कहाँ मिलेगी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट को रोक देगा। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती तो कभी भी शैडो नहीं बनती, ठीक है। क्या होता अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती तो क्या होता, लाइट ऐसे घूम के भी तो इस तरफ आ सकती थी, ऐसे घूम के भी तो इस तरफ, जब वो इस तरफ आ जाती शैडो थोड़ी बनता। तो जो लाइट स्ट्रेट चल रही है तो वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो जितने रीजन में वो ब्लॉक होगी उतने रीजन में क्या मिल जाएगी, एक शैडो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या बता सकते हैं कितनी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट होंगी। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड, नो ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट, वी सी थिंग्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आइज, shadows are formed when the light is blocked by an object। ये चीज़ हमने पढ़ा। तो इसके बाद हम लाइट की कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। या अलग अगर प्रॉपर्टी देखेंगे हम, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये क्या है ये सब चीज़। तो हमने क्या देखा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगी, कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगी तो उस टाइम पे वो कुछ फेनोमिनाज को फील करेगी। तो जो फेनोमिनाज होंगे, जो लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, द लाइट फील सम फेनोमिनाज एट द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द टू मीडियम्स। तो जहाँ पे टू मीडियम्स एक दूसरे से मिल रहे हैं उस कंडीशन में तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जो लाइट है वो कुछ स्पेशल फेनोमिनाज को फील करेगी। तो एक फेनोमिनाज में से क्या होगा कि सम पार्ट ऑफ लाइट बाउंस बैक टू द फर्स्ट मीडियम, कि कुछ पार्ट लाइट का क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा फर्स्ट मीडियम में। दिस फेनोमिना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, बट द सम पार्ट इज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, या वी कैन से the some part of light is transmitted from one medium to other medium, ठीक है। जब भी लाइट किसी सरफेस पे, दो मीडियम के कांटेक्ट सरफेस पे इंटरेक्ट करेगी तो उस दौरान वो दो टाइप के फेनोमेना फील करेगी। एक में क्या होगा, कुछ पार्ट बाउंस बैक हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या होगा, सेकंड मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जो ट्रांसमिट पार्ट है अगर वो अपने पाथ से डाइवेट हो रहा, जो उसका ओरिजिनल पाथ है अगर उससे डाइवेट हो रहा, तो द डाइवेशन ऑफ लाइट व्हेन पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। तो जो अगला जो हमारा चैप्टर जो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको अभी सारा ख़त्म कर दें, धीरे धीरे करेंगे। पर आप एक काम ज़रूर करेंगे कि आप जो पिछला चैप्टर अभी तक आपका कंप्लीट हुआ उस पूरे के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, उसके हर क्वेश्चन को, जितने भी एनसीईआरटी में उसके क्वेश्चन दिए गए हैं वे सब आप सॉल्व करेंगे। देखो अब आपके पास अच्छा खासा टाइम है,
अभी सोल्व कर लो, नहीं तो बाद में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और आप अपने नोट्स तैयार करेंगे। अभी तक आपके बहुत सारी क्लास जितनी उनके सबके नोट्स के लिए बार बार बोला जा रहा है, तो आप नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है ना।